एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। इसको मांग के नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ बेसिक फंडामेंटल माइक्रो इकोनॉमिक्स में काम आता है, लेकिन उसके अलावा आपको कई तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा, चाहे आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना फंडामेंटल है कि आपको ये हमेशा काम आएगा। और इस बेसिस पे हम बहुत सारे और भी लॉज और प्रिंसिपल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड, या फिर कहें तो मांग के नियम। मांग के नियम या मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये जो नियम है, ये किस तरीके से प्राइजेस को और कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से कंज्यूमर्स और बाकी के लोग इस लॉ ऑफ डिमांड से बंधे हुए हैं। तो ये समझने के लिए हम लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एस्पेक्ट्स समझेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहले हम बोलते हैं कि ऑल एल्स बीइंग इक्वल। इसको हम सेटेरिस पैरेबिस भी बोलते हैं। ये शब्द बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक्स के थ्योरी को समझने के लिए हम कुछ अज्यूम करते हैं, और सेटेरिस पैरेबिस एक्चुअली अजम्पशन का एक हिस्सा होता है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि बाकी सारे वेरिएबल्स को जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो किसी एक वेरिएबल की वजह से होने वाला इम्पैक्ट कैसा रहेगा, ये समझाता है हमें ऑल एल्स बीइंग इक्वल या सेटेरिस पैरेबिस। तो ऑल एल्स बीइंग इक्वल या सब कुछ जब हम कांस्टेंट रखते हैं, तो जब प्राइस ऑफ अ गुड और अ सर्विस जब इंक्रीज होती है, जब एक कमोडिटी की, एक वस्तु की जब प्राइस बढ़ती है, तो क्या होता है, उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी कि उस वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड, वो हो जाती है कम, वो डिक्रीज हो जाती है। और सिमिलरली जब प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि सब कुछ प्राइस से रिलेटेड है लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक मुद्दा यही है कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो उस वस्तु की, उस कमोडिटी, उस सर्विस की मात्रा, खपत की मात्रा, वो कम हो जाएगी। और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो उल्टा होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। ये इनवर्स रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड हमें समझाता है। लॉ ऑफ डिमांड बहुत सारे अजम्पशन से घिरा हुआ भी है और इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब लॉ ऑफ डिमांड जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फंडामेंटल रूल है, टेक्निक है, जिससे हम प्राइस से होने वाले इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। तो अब इस प्राइस से होने वाले इम्पैक्ट को समझने के लिए हम वैरायटी ऑफ इम्पैक्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब प्राइस फ्लक्चुएट होती है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो क्या एग्जैक्टली होगा, इसका सबसे पहला असर पड़ेगा विलिंगनेस टू बाय पे, यानी हमारी इच्छा किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को या किसी भी सर्विस को खरीदने की, कंज्यूम करने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, राइट। आप अगर कोई खाने की चीज़ खरीद रहे हैं तो आपका भूखा होना या आपका उस वस्तु को खरीदने की चाह रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरीके से अगर आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं या आप अपने घर की कोई अप्लायंस खरीद रहे हैं, तो उसके पीछे एक इंटरेस्ट होना ज़रूरी है आपका, राइट। उसको हम बोलते हैं विलिंगनेस टू बाय। अब ये विलिंगनेस टू बाय का फ्लक्चुएट होना तय है अगर प्राइस फ्लक्चुएट होती है। जैसे कि आप इमेजिन करिए कि आपको खरीदनी है एक बड़ी सी गाड़ी,
ठीक है, आपके फैमिली में 5-6 लोग हैं और ये 5-6 लोगों के लिए आपको एक अच्छी एसयूवी खरीदनी है। अब बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो एसयूवीज सेल कर रहे हैं, तो आप अलग अलग वैरायटी ऑफ ब्रांड्स के लिए देखेंगे और आप देखेंगे कि अच्छा ये वाली गाड़ी भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, आप कलर चूज करेंगे। अब आप समझिए कि आपका फैमिली का एक बजट है और उस बजट के हिसाब से ही आप परचेज करने जाएंगे, राइट? लेकिन अगर वो कार या वो व्हीकल बहुत ज्यादा आउट ऑफ बजट हो रही है, यानी अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, राइट, तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो मर जाएगी। आप सोचोगे ठीक है, जैसा चल रहा है ऐसा चलने देते हैं। अगर छोटी गाड़ी है तो आप बड़ी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, अगर बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी दोनों ही नहीं है तो आप सोचेंगे कि ठीक है, उससे अच्छा है मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ या इन्वेस्ट कर देती हूँ किसी फंड में, और उसके बाद जो 2-3 साल बाद मैं फिर से एक गाड़ी खरीद सकती हूँ, राइट? तो उस समय पे आपका जो विलिंगनेस टू बाय है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गई, राइट? विलिंगनेस टू बाय जैसे ही कम हो जाता है तो डिमांड पे असर आएगा, राइट? बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे ही किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो गई तो ग्रेजुअली डिमांड, लोगों में वो विलिंगनेस टू बाय कम हो जाएगी, और जैसे ही जो इच्छा शक्ति वो कम हो गई उसी तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, राइट? तो ये इनवर्स रिलेशनशिप इसीलिए बनता है कि क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, राइट? एंड वाइस वर्सा। देन एक और इम्पैक्ट होता है रेवेन्यू पे। बिजनेसेस रेवेन्यू अर्न करते हैं, करेक्ट? क्यों, कैसे अर्न करते हैं? क्योंकि जब वो कमोडिटीज एंड सर्विसेज सेल करेंगे तो उनको रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से प्राइस बढ़ सकती है, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिए या कोई पॉलिसी चेंज हो गई या फिर रॉ मटेरियल जो है वो बहुत महंगा हो गया, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ानी पड़ गई बिजनेसेस को। अब वो कमोडिटीज की प्राइसेस तो उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन जो लोग खरीदने वाले हैं उनकी इच्छा शक्ति तो कम हो गई और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। अब इस डिक्रीज की वजह से क्या हुआ, उनका रेवेन्यू कम आया क्योंकि कम लोगों ने वो चीज खरीदी, राइट? तो ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे बिजनेसेस को ऐसा झेलना पड़ता है। बहुत सीजनल इम्पैक्ट होता है इस पर्टिकुलर प्राइस फ्लक्चुएशन का, और इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस को भी होता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बिजनेसेस को लो रेवेन्यू ही झेलना पड़ेगा। प्राइस फ्लक्चुएशन दूसरी तरीके से भी होता है जिसकी वजह से बिजनेसेस को प्रॉफिट भी होगा। फॉर एग्जांपल किसी सीजनल जैसे अगर हम किसी सीजन की बात करें, जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मॉनसून की बात करें, अब मॉनसून में बिकने वाली हर चीज़, हर सर्विस, हर कमोडिटी थोड़ी सस्ती हो जाती है, राइट? और जैसे ही वो सस्ती होती है तो लोग उस सीजन की वजह से उसको और ज़्यादा खरीदते हैं, राइट? और उसकी वजह से बिजनेसेस को रेवेन्यू बढ़ता है। तो इसका असर दोनों तरीके से होता है। देन हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं। अब हमने कंज्यूमर बिहेवियर की बात करनी है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका एक बजट रहता है और आपको हमेशा, चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ खरीदो या बड़ी सी बड़ी कोई चीज़ खरीदो, ब्रांडेड लग्जूरियस कार या बहुत बड़ा घर आपको खरीदना हो, या आपको कोई बेसिक नेसेसिटी की चीज़ खरीदनी हो, क्लोथिंग या फर्नीचर पीस या टेबल या समथिंग लाइक लैपटॉप, ऐसा कुछ खरीदना हो, हर बार जब भी आप खरीदने जाते हो तो आप एक रैशनल कंज्यूमर की तरह जाते हो। मतलब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप इवन एक छोटा सा फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो भी आप 4 बार कंपेयर करोगे, 4 लोगों से पूछोगे, उसके बाद प्राइस देखोगे, फिर देखोगे कि कौन सा आउटलेट आपको प्राइस में थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कैपेसिटी दे रहा है, ऑफर्स दे रहा है, उसके बाद आप खरीदोगे, राइट? मैक्सिमम ऐसा ही होता है, राइट? तो इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर पर प्राइस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड जो प्राइस फ्लक्चुएशन के होने वाले इम्पैक्ट को बताता है, उसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। देन वी टॉक अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कौन से रिसोर्सेज, हम किन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? रिसोर्सेज यानी जितने भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं किसी भी कमोडिटी या सर्विस को बनाने में,
ठीक है। तो किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री में जब कमोडिटीज एंड सर्विसेज बन रहे होते हैं तो इसके पीछे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, इतने सारे रिसोर्सेज उसके पीछे होते हैं, राइट। उन रिसोर्सेज का प्राइस से फ्लक्चुएशन होना या उन रिसोर्सेज का भी प्राइस की वजह से उन रिसोर्सेज को भी प्राइस की वजह से फ्लक्चुएट होना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्राइस हाइक हो गई है मार्केट में, किसी भी एक कमोडिटी की बहुत ज़्यादा प्राइस है, ठीक है, अब उस कमोडिटी की प्राइस हाइक होने की वजह से जो लोग उस कमोडिटी को बना रहे हैं, राइट, जो लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो लोग भी नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उसका जो फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है तो रॉ मटेरियल की जो बैकएंड पे रिसोर्सेज यूज़ होने वाले हैं, जिनकी सर्विसेज यूज़ होने वाली हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कैपिटल हो या मनी हो या कुछ भी हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे पॉलिसी मेकिंग की। तो पॉलिसी मेकिंग यहाँ पे जब भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, चाहे प्राइस जब इंक्रीज हो रहा हो जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी माहौल बन जाए और जिसकी वजह से मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का यूटिलाइजेशन हो, तो वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली अगर प्राइस बहुत डाउन हो रही है, अब अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, ठीक है, कुछ टमेटो है, अनियन है, पोटैटो है, क्रॉप है कोई, उसको वो इतनी ज़्यादा उसकी प्राइस कम हो गई कि जो फार्मर है उसको उसकी राइटफुल प्राइस नहीं मिल पाई। तो उस चक्कर में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है कि अगर जितनी लागत, जितनी कॉस्ट लगी उस प्रोडक्ट को बनाने में, उससे भी अगर कम प्राइस हो गई किसी वजह से और नहीं बिक पा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और कमोडिटीज़, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू, गवर्नमेंट स्टोर हाउसेस के थ्रू, गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू हेल्प करती है और वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग का भी बहुत बड़ा रोल आता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही सिंपल लॉ है जो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा और मैक्रो लेवल पे है, राइट। तो चाहे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पे है और इसीलिए इसको फंडामेंटल लॉ भी बोलते हैं, राइट। तो इसी तरह से हम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इकोहॉलिक्स।